मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम लोग जो है बात करेंगे 7वें नंबर के राइटर से, 7वें नंबर के कवि से। साथियों थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी 2-3 दिन हो गए यार, मैंने सोचा यार वीडियो तो एक तो बनना बनना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और मित्रों आपको वीडियो अगर मिलता है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो। और अगर चैनल को पहली बार देखते हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहे। देखिएगा, कुलपति मिश्र से हम लोग बात करेंगे। तो कुलपति मिश्र है वो बिहारी जी जो थे उनके भांजे थे। ठीक है। और राम सिंह के ये आश्रय में रहे थे। जो राम सिंह जो राजा हुए उनके आश्रय में ये रहे थे। राम सिंह जो राजा थे उनके आश्रय में रहे कुलपति मिश्र। जो कुलपति मिश्र है वो बिहारी जी के भांजे हैं और राम सिंह के आश्रय में रहे हैं। कुलपति मिश्र के जो गुरु है वो थे पंडित जगन्नाथ। क्या नाम था इनका? पंडित जगन्नाथ। अब देखो, सबसे मुख्य बात आती है इनकी कृतियों के बारे में। तो इनकी जो कृतियां हैं वो है, एक तो रस रहस्य। कौन सी कृति है? रस रहस्य इनकी कृति है। ये रहस्य रहस्य जो कृति है इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये काव्यांग विवेचन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? काव्यांग विवेचन ग्रंथ। काव्यांग विवेचन ग्रंथ है साथियों। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जो रस रस से जो इनकी कृति है वो एक काव्यांग विवेचन ग्रंथ है। दूसरा है संग्राम सार। तीसरा है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। फोर्थ मुक्ति तरंगिणी। और फाइव नक्शिक। ठीक है। इस तरह से जो कुलपति मिश्र है उनकी 5 रचनाएं सबसे इम्पोर्टेंट है। और इनमें भी जो रस रहस्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की है। और ये एक काव्यांग विवेचन ग्रंथ माना जाता है। श्रृंगाम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी और नक्शिक भी इनकी ही रचनाएं रही है साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें चिंतामणि की परंपरा का दूसरा आचार्य भी माना जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। जो चिंतामणि है वो दूसरे उनमें उस परंपरा में जो कुलपति मिश्र है उनको हम लोग दूसरा आचार्य कहते हैं। सोमनाथ। अगला राइटर आता है सोमनाथ। सोमनाथ जो आश्रयदाता थे वो प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह भरतपुर के राजा रहे और ये इनके आश्रयदाता रहे हैं। सोमनाथ की जो कृतियां हैं वो कौन कौन सी है? रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास और माधव विनोद। तो इनमें जो मुख्य है वो ये है रस पीयूष निधि। तो ये पूछ ली जाती है और एक सुजान विलास भी पूछ ली जाती है। तो आप याद रखिएगा, सोमनाथ की जो कृतियां हैं वह रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास और माधव विनोद। तो ये इनकी मुख्य रचनाएं रही है मित्रों। अगले राइटर आते हैं 90 नंबर पर, भिखारी दास। अगले राइटर का क्या नाम है? भिखारी दास है। भिखारी दास जो रहे हैं वो आश्रयदाता थे इनके हिंदूपति सिंह। प्रतापगढ़ के ये राजा थे हिंदूपति सिंह। कौन थे ये? हिंदूपति सिंह। ये इनके राजा रहे, हिंदूपति सिंह। ठीक है। रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि माने जाते हैं कौन? भिखारी दास। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि किसको माना जाता है? भिखारी दास को माना जाता है। भिखारी दास की जो कृतियां हैं वो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद वर्णन पिंगल, शतरंज गतिका, शतरंज शतिका। और जो काव्य निर्णय है वो काव्य प्रयोजन वाला है। श्रृंगार निर्णय जो है नायक नायिका भेद है। रस सारांश में जो है नायक नायिका भेद बताया गया है। तो भिखारी दास भी इंपॉर्टेंट कवि है, ये भी ध्यान रखिए। अंतिम आचार्य कवि माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी आलोचना का शिलान्यास माना और तुक को काव्यांग मानकर उसका विवेचन भी यहाँ पर किया गया है। प्रसिद्ध पंक्ति जो भिखारी दास की रही है वो, आगे के कवि रीझी है तो सुकविताएं। आगे के कवि रीझी है तो सुकविताएं, ये पंक्ति आप याद रखिए। पूछ ली जाती है कि ये किसकी पंक्ति है या ये किसने लिखी है। तो ये भिखारी दास ने लिखी है मित्रों। अगले राइटर हैं 10वें नंबर पर रसलीन। क्या नाम था? रसलीन। तो ये अगले राइटर आते हैं रसलीन।
ठीक है। रसलीन जो है उसके बारे में पूछा जाता है। रसलीन का तो क्या पूछा जाता है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम पूछा जाता है सैयद गुलाम नबी रसलीन। क्या था इनका पूरा नाम? सैयद गुलाम नबी रसलीन, ये पूछा जाता है, सैयद गुलाम नबी रसलीन। एक इनकी कृतियां पूछ ली जाती है। अंग दर्पण इनकी कृति कौन सी है? एक तो अंग दर्पण इनकी कृति है, और एक है रस प्रबोध। कौन सी कृति है? रस प्रबोध भी इनकी कृति है। अंग दर्पण और रस प्रबोध इनकी कृति मानी जाती है। आगे बात करते हैं। ये अच्छे संगीतज्ञ, सुयोग्य सैनिक, तीरंदाज और घुड़सवार थे। रसलीन में हर चीज का रस था, चाहे वो संगीत का हो, चाहे सैनिक का हो, चाहे तीरंदाजी का हो या घुड़सवारी का हो। हर चीज का उनके जो है रस था उनमें। इस तरह से याद रख लीजिए। छंद अमी, हलाहल, मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, तो ये इनकी पंक्ति मानी जाती है। ये पंक्ति जो है इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए। ये किसकी पंक्ति है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। साथियों थोड़ी तबीयत खराब हो रही है यार, चलिए फिर भी थोड़ा बहुत आपको दे देता हूँ ताकि आप पढ़ते रहिए। 11 नंबर पर जो है वो है पद्माकर। पद्माकर जो राइटर है पद्माकर है। इनका समय 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक रहा। पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश में सागर जिला में हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था, और पन्ना के महाराजा हिंदुपति के ये गुरु थे। पन्ना के महाराज हिंदुपति के गुरु रहे थे। पन्ना के महाराज हिंदुपति के क्या रहे? गुरु रहे। चलिए, जयपुर नरेश प्रताप सिंह तथा उनके पुत्र जगत सिंह तथा उदयपुर के नरेश भीम सिंह के आश्रय में ये रहे थे। कौन? पद्माकर। तो प्रताप सिंह के आश्रय में रहे, जगत सिंह के आश्रय में रहे, और भीम सिंह के आश्रय में रहे। कौन? पद्माकर। इनको उपाधि दी गई कवि शिरोमणि। जो कवि शिरोमणि की उपाधि जो है पद्माकर को जो दी गई है, वो किसके द्वारा दी गई है? वो प्रताप सिंह के द्वारा दी गई थी। पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि प्रताप सिंह के द्वारा ही दी गई थी। इनकी जो प्रमुख कृतियां रही है पद्माकर की, हिम्मत, बहादुर, वीरतावती। साथियों ये जो कृतियां हैं, ये बार बार जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होना शुरू हो जाएगी। इनको कितना रटोगे, कितना रट रट के पागल हो जाओगे, रट रट के। तो बस बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद होना शुरू हो जाएगी। चलिए, पद्माकर की कृति है सबसे पहले हिम्मत, बहादुर, वीरदावली। वीर रस प्रधान है, ये एक चरित्र काव्य है। अगली है पद्माभरण, फिर है जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वीरदावली, और कली पचीसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पद्माकर जो है। एक गंगा लहरी इनकी पूछ ली जाती है, किसकी रचना है? पद्माकर की है। जगत विनोद भी पूछ ली जाती है। पद्माभरण, तो कृतियां तो देखो आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन इनसे आ जाता है। तो हिम्मत बहादुर वीरदावली पद्माकर की रचना है। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वीरदावली, और कली पचीसी, ये किसकी रचनाएं रही है? पद्माकर की रचनाएं रही है मित्रों। आगे बात करते हैं जगत विनोद, इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो पद्माकर का जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है वो कौन सा रहा है? जगत विनोद रहा है। प्लीज आप याद रखिए। तो जगत सिंह के आश्रय में इन्होंने लिखा था जगत विनोद को। पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। ठीक है। बहुत तगड़ा जुकाम हो रहा है यार। पद्माभरण और जगत विनोद जो है एक रीति ग्रंथ है। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां रही है पद्माकर की, पहली है कूलन में, केलिन में, कचारन में, बागर में, बनन में, बगरियो बसंत है। ठीक है। दूसरी पंक्ति है नैन नचाए कहो मुस्काई, लला फिर आई हो। नैन नचाए कहो मुस्काई, लला फिर आई हो। कुलन में, केलिन में, कछारन में, ये इनकी बहुत फेमस पंक्तियां हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगले राइटर आते हैं साथियों जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का जो समय है वो 1627 से 1729 तक रहा। ये जोधपुर के नरेश थे जसवंत सिंह, और शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में सक्रिय रहे। जसवंत सिंह किसके दरबार में? शाहजहां के और औरंगजेब के दरबार में सक्रिय रहे थे। भाषा भूषण जो है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसका? जसवंत सिंह का। ये
ये क्वेश्चन अनेक बार आता है। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह का ग्रंथ है, प्लीज याद रख लीजिएगा। इसका रचना या इनकी रचना चंद्रलोक शैली में लिखी गई है। 212 दोहे हैं और 5 प्रकाश इसमें हैं। अनेक रचनाएं और भी रही है। भाषा भूषण तो मैंने आपको बता दिया है, अलंकार विषय ग्रंथ है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये भी रचनाएं जो है जगत सिंह की रही हैं, जसवंत सिंह की रही है। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह का बहुत बढ़िया राय, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। आप इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट भाषा भूषण ही है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार भी जसवंत सिंह की रचनाएं रही है मेरे साथियों। चलिए आगे बात करेंगे। इन्होंने संस्कृत में प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। जो संस्कृत के नाटक हैं प्रबोध चंद्रोदय का भी इन्होंने जो है ब्रज भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। अगले राइटर आते हैं यहाँ पर सेनापति। अगले राइटर कौन है? सेनापति है। सेनापति का जो वास्तविक नाम है वो नागेश दीक्षित रहा है। इनके पिता गंगाधर दीक्षित और उनके गुरु हीरामन दीक्षित, और इन्होंने ब्रज भाषा में राम भक्त कवि कहलाते हैं। ये ब्रज भाषा के राम भक्त कवि माने जाते हैं। इनकी जो कृतियां हैं सेनापति की, एक कृति है कवित रत्नाकर। कौन सी कृति है? कवित रत्नाकर। इनकी जो कृति है वो एक तो है कवित रत्नाकर और एक है काव्य कल्प ध्रुव। एक काव्य कल्पद्रुम भी इनकी कृति रही है। सर्वाधिक प्रिय अलंकार है इनका श्लेष। जो सेनापति हैं उनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है। इसमें है रीतिकालीन कवियों में इनका ऋतु वर्णन बहुत ही इन्होंने श्रेष्ठ तरीके से किया है। आगे है राम काव्य परंपरा में केशव के बाद ये दूसरे कवि माने जाते हैं। कौन से? सेनापति को। ठीक है। शुक्ल का कथन भी है ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि में नहीं किया है। जो ऋतु का वर्णन जो किया है वो सेनापति के अलावा इनके जैसा किसी के द्वारा इतना तगड़ा वर्णन नहीं किया गया था। 14 नंबर पर जो राइटर आते हैं वो है वृंद कवि। कौन से राइटर है? वृंद कवि। 1643 से 1723 तक ये रहे और ये मेड़ता राजस्थान के रहने वाले थे। कहाँ के? मेड़ता राजस्थान के। ठीक है। इनका पूरा नाम था वृंदावन लाल। क्या नाम था? वृंदावन लाल। देखो औरंगजेब के आश्रय कवि रहा है ये। औरंगजेब का दरबारी कवि था ये। कौन? वृंद कवि। नीतिप्रक रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वृंद कवि के वो है 12 मास, भाव पंचाशिका। ठीक है। 12 मास, भाव पंचाशिका, ये इनकी बहुत तगड़ी कविताएं रही है। तो आप प्लीज इनको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो इनकी कविताएं हैं 12 मास, बहुत फेमस कविता रही है इनकी 12 मास। और है 12 मास के बाद में है भाव पंचाशिका, भी इनकी बहुत तगड़ी कविताएं रही। 12 मास के बाद में भाव पंचाशिका, इसके बाद में नव नयन पचीसी, इसके बाद में पवन पचीसी, इसके बाद में श्रृंगार शिक्षा, फिर है यमक सतसई, फिर है वृंद सतसई। ये इनकी बहुत सारी रचनाएं रही है वृंद कवि की। और एक पूछ ली जाती है भाई, एक तो है 12 मास वाली पूछ ली जाती है, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई और वृंद सतसई। तो वृंद सतसई तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, इसमें तो कोई समस्या आपको आएगी भी नहीं। ठीक है ना? तो ये प्लीज आप लोग इनको याद रखिए। जो भी इनकी कविताएं रही हैं, जो भी इनकी ग्रंथ रहे हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगले कवि जो आते हैं साथियों, वो है हमारे 50 नंबर पर, वो है कृष्ण कवि। कौन से कवि हैं? कृष्ण कवि। ठीक है। इन्हें जो है बिहारी का पुत्र मानते हैं। जो कृष्ण कवि है उसको हम क्या मानते हैं? जो बिहारी जी थे उनका हम लोग पुत्र मानते हैं। अगली लाइन है बिहारी सत्सई के प्रत्येक दोहे पर इन्होंने सवैया बनाया था। जो कृष्ण कवि हैं, बिहारी सस्से का जो प्रत्येक दोहा है उसके ऊपर जो है कृष्ण कवि के द्वारा क्या बनाया गया? सवैया बनाया गया था। अब कृष्ण कवि की जो कृतियां रही हैं कौन कौन सी हैं? एक तो है बिहारी सस्से की टीका। इनकी कौन सी कृति है? बिहारी सस्से की टीका। और दूसरी कृति है विदुर प्रजागर। विदुर प्रजागर। ठीक है साथियों। अब अगले जो टॉपिक जो आता है रीतिकाल में, वो है हमारा रीति मुक्त कवि।
ठीक है साथियों। तो रेती मुक्त कवि हम लोग जो है फिर पढ़ेंगे। यार तबीयत जो है ना काम नहीं कर रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है साथियों यार। चलिए साथियों, आज इतना ही बना है। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़े वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थोड़ी दुआ करें यार तबीयत सही हो जाए। थैंक यू।